हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर। ये मेरा चौथा लेक्चर है ऑन द टॉपिक डेप्रीशिएशन। 3 लेक्चर वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। दिस इज माय फोर्थ लेक्चर, ये मेरा चौथा लेक्चर है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले जो 3 लेक्चर्स थे डेप्रीशिएशन पे, उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड में कि डेप्रीशिएशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है। डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन, ये तीनों टर्म क्या है, क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने पढ़ा था रीजंस, क्या रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेप्रीशिएशन पे इम्पैक्ट डालते हैं। फिर उसके बाद हमने डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग समझा था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको मेथड्स बताए थे ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करने के मेथड। तो याद करिए कौन कौन से मेथड थे। पहला मेथड है जहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन किया जाता है। पहला मेथड कौन सा है जिसमें डेप्रीशिएशन को चार्ज किया जाता है, किस पे, एसेट पे। और दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड है जहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये तो दो मेथड है फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन। उसके बाद मैंने आपको मेथड बताया था फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के दो मेथड। वैसे तो और भी मेथड है बट दो इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये दोनों ही मेथड बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं। इन दोनों ही मेथड पे 2-3 न्यूमेरिकल हमने किए हैं। ठीक है, और इनमें क्या डिफरेंस होता है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये सारे ही टॉपिक हम पिछले 3 लेक्चर्स में कर चुके हैं। और अगर आपने पिछले ये जो मेरे 3 लेक्चर है ये देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं देखे तो जरूर इस लेक्चर के बाद इन लेक्चर्स को भी जरूर देखिएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने बेसिक डिस्कस किया है और बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, सेल या डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट फुल्ली डिप्रिशिएट हो जाए, एसेट की वैल्यू जीरो हो जाए, उससे पहले क्या कर दिया जाता है, एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, एसेट को सेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस केस में किस तरीके से जर्नल एंट्री होती है, कैसे एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाता है, वो सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन एसेट को फुल्ली डिप्रिशिएट होने से पहले, जब ऑर्गेनाइजेशन एसेट को सेल ऑफ कर देती है, ठीक है, उसकी पूरी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाए, एंड हो जाए, उससे पहले जब ऑर्गेनाइजेशन एसेट को सेल कर देती है, तो उस केस में जर्नल एंट्री कैसे होगी। तो उस केस में आपको एक पॉइंट है जो बहुत ध्यान में रखना है कि उस केस में जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो कैसे लगेगा, वो कितना लगेगा। तो जिस साल एसेट को सेल किया जाता है, ठीक है, जिस भी ईयर एसेट को सेल किया जाता है, उस ईयर जो डेप्रीशिएशन लगता है वो कैसे लगता है। तो ये देखिए मैंने पहली लाइन में लिखा है कि डेप्रीशिएशन इन द ईयर ऑफ सेल इज चार्ज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। वो जो ईयर है उसके बिगिनिंग से लेकर के जिस तारीख को वो एसेट सेल हो रहा है, उस तारीख के बीच में जितना डेप्रीशिएशन है वो एसेट पे चार्ज होगा। ठीक है, उससे पहले क्या था, आप पूरे 12 महीने का जो भी डेप्रिसिएशन है वो एसेट पे चार्ज कर रहे थे, ऐसे ही हो रहा था। लेकिन जिस साल ये एसेट सेल होगा, जैसे सपोज करिए एसेट सेल हो रहा है 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 में एसेट सेल हो रहा है। ठीक है, तो 1 अप्रैल, ये जो फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 को शुरू हो रहा है। तो अगर ये एसेट सेल हो रहा है 1 अक्टूबर को, तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक यानी 6 महीने जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो एसेट पे, डेप्रिसिएशन लगेगा वो एसेट पे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो जिस साल एसेट बेचा जाता है उस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन एसेट पे नहीं चार्ज किया जाता है। उस साल केवल वो साल के बिगनिंग से, उस फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग से लेके जिस तारीख को एसेट सेल किया जा रहा है उसके बीच का जो डेप्रिसिएशन है वही एसेट पे चार्ज किया जाता है। तो ये एक खास बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी सब वैसे ही है, बाकी सब नॉर्मल रूल्स है जो आपको पता है। खैर अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बात आप समझ गए। फिर हम जानते हैं जो सेल प्रोसीड है, यानी एसेट जितने पे सेल किया जा रहा है और जो उसकी रिटन डाउन वैल्यू होगी, यानी जो उसकी डेप्रिशिएटेड अमाउंट होगा वो सेम तो होगा नहीं। ठीक है, जिस प्राइस पे उसको बेचा जा रहा है और जो उसकी वैल्यू है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, वो जनरली सेम तो नहीं होती है। ठीक है, सेम हो भी सकती है बट जनरली नहीं सेम होती है। तो अगर सेल प्रोसीड, इफ सेल प्रोसीड इज ग्रेटर देन डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ठीक है, अगर सेल प्रोसीड ग्रेटर है, ज्यादा है डेप्रिशिएटेड वैल्यू से, तो उस केस में क्या हो रहा है, एसेट को बेचने पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है ना।
अगर सपोज करिए एसेट है, आप उसको 1 लाख में बेच रहे हैं, लेकिन जो उस फाइनेंशियल ईयर के मतलब उस तारीख तक कह लीजिए उसकी जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है वो 80,000 है, ठीक है, 80,000 उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू है और वो सेल आप उसको कर रहे हैं 1 लाख में, तो ये अच्छी बात है। 20,000 का क्या हो रहा है यहाँ पे, गेन हो रहा है ना। तो गेन कैसे है, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल। और अगर सेल प्रोसीड कम है डेप्रिशिएटेड वैल्यू से, सेल प्रोसीड यानी सपोज करिए एसेट जो है आप 80,000 में बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी आज की तारीख पे जो आज की तारीख मतलब जिस तारीख को बेच रहे हैं उस तारीख तक उसकी जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है वो 1 लाख है। तो 80,000 की मतलब आप 1 लाख की चीज को 80,000 में बेच रहे हैं, तो देयर इज अ लॉस। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट को सेल करने में लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे और जो भी प्रॉफिट लॉस आता है ऑन सेल ऑफ एसेट इसको कहाँ कर दिया जाता है, ट्रांसफर पीएल अकाउंट में, ठीक। तो बस इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब जल्दी से आपको जर्नल एंट्री बता देती हूँ और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें जर्नल एंट्री बहुत सिंपल सी 4 बेसिक जर्नल एंट्री है। सबसे पहली एंट्री क्या है, जब डेप्रिशिएशन लगता है, ठीक है, डेप्रिशिएशन इज प्रोवाइडेड अप टू द डेट ऑफ सेल, जो डेप्रिशिएशन लगता है सबसे पहले उसकी एंट्री है। तो डेप्रिशिएशन की यहाँ पे बताया था 2 मेथड होते हैं डेप्रिशिएशन चार्ज करने के। पहला मेथड क्या है, डेप्रिशिएशन एसेट पे चार्ज किया जाता है। तो एंट्री क्या होती है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और अगर प्रोविजन ऑफ डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो एंट्री क्या होती है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो ये पहली एंट्री किस चीज की होगी, डेप्रिशिएशन चार्ज करने की, अप टू द डेट ऑफ सेल, जिस तारीख को बेचा जा रहा है, 1 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, जिस तारीख को भी बेचा जा रहा है उस तारीख तक जो डेप्रिशिएशन लग रहा है उसको चार्ज करने की एंट्री, ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या होगी, सेल की, जो सेल किया जा रहा है, सेल प्रोसीड जो है उसकी एंट्री होगी। तो सेल किया जा रहा है, एसेट जा रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सिंपल सी एंट्री है सेल की। बैंक होगा कि कैश होगा या पार्टी होगा ये आप देख लेंगे, क्रेडिट पे सेल हो रहा है, कैश पे सेल हो रहा है कि कैसे हो रहा है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है, तो ये सेल की एंट्री हो गई। अब सेल हो गया एसेट तो या तो गेन होगा या लॉस होगा। अगर गेन होगा तो क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, और अगर लॉस होता है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट अकाउंट। तो सिंपल सी ये 4 बेसिक एंट्री होती है डिस्पोजल ऑफ एसेट के टाइम, डिस्पोजल कह लीजिए या सेल ऑफ एसेट के टाइम, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन एक बार खुद से रीड कर लीजिए, ठीक है, बाकी मैं करा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी है उसने परचेज किया है मशीनरी 2 लाख का ऑन 1 अप्रैल 2015, ठीक है। मशीनरी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है 10% पर एनम के रेट से ऑफ कॉस्ट। 1 अक्टूबर 2017 को मशीनरी को बेचा गया है कितने पे, 1,20,000 पे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016-17-18, ठीक है, ये कहा गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, ये देखिए मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में यहाँ पे समराइज कर दिया है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 में ये एसेट जो है 2 लाख का खरीदा गया। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2015 को खरीदा गया, फिर इस पर डेप्रिशिएशन कब लगेगा, 31 मार्च 2016, जब पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तब इस पर डेप्रिशिएशन लगेगा। फिर अगला डेप्रिशिएशन कब लगेगा, 31 मार्च 2017, ठीक है, अगला फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा तब लगेगा। फिर उसके बाद ये एसेट बेचा कब जा रहा है, फिर उसके बाद वैसे अगला कब होगा, 31 मार्च 2018 होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही 1 अक्टूबर 2017 को एसेट बेच दिया गया है। 1 अक्टूबर 2017 को एसेट बेचा गया है कितने पे, 1,20,000 पे एसेट को बेच दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एसेट जब यहीं पे चला गया है तो अब तो कोई एंट्री नहीं बची, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है, तो यहीं तक आपको एंट्री करनी है। तो ये दिस इज द क्वेश्चन। आपको क्या बनाना है, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक। वैसे यहाँ पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं पूछा गया है, बट जब एसेट जब सेल ऑफ होता है या डिस्पोज ऑफ होता है तो उस टाइम बनता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। अगर पूछा गया है तो बनाएंगे, नहीं पूछा गया है नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। तो मशीनरी अकाउंट वैसे मैं पिछले 2 लेक्चर्स में जहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस किया है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड डिस्कस किया है, वहां पे मैंने मशीनरी अकाउंट आपको बनाना बताया है, जो बेसिक होता है लेजर मशीनरी अकाउंट का। लेकिन यहाँ पे चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे सेल का केस है, यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट का ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज है यहाँ मेंशन नहीं है, यहाँ पे जो मेथड हम यूज करेंगे ना दैट इज एसएलएम मेथड। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएशन,
ठीक, तो चलिए मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। लेजर का फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेजर का फॉर्मेट तो बनाना आता है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, बन गया हमारा फॉर्मेट। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं जब एसेट खरीदा गया, इसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, एसेट जब खरीदा गया 1 अप्रैल 2015। ठीक, तो जब 1 अप्रैल 2015 को खरीदा गया। अच्छा देखिए, ये जो मशीनरी अकाउंट है किस टाइप का अकाउंट है, ये है एसेट अकाउंट। मशीनरी अकाउंट एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट से रिलेटेड रूल जानते हैं कि एसेट अगर बढ़ रहा हो तो हम क्या करते हैं, डेबिट। एसेट बढ़ रहा हो तो हम करते हैं डेबिट, एसेट घट रहा हो तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। हमने रूल पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग का। ठीक है, तो एसेट जब आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किससे डेबिट करेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एसेट को हमने 1 अप्रैल 2015 डेट डालेंगे। अच्छा, इसमें डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दी गई है ना क्वेश्चन में डेट, तो यहाँ पे डेट भी डालेंगे। 1 अप्रैल 2015 डेट डाला, उस दिन एसेट खरीदा गया टू बैंक अकाउंट, कितने में, 2 लाख में। ठीक है, फिर उसके बाद डेप्रीशिएशन लगेगा, कब लगेगा, 31 मार्च 2016। इसकी एंट्री हमने कर ली है। ठीक है, अब 31 मार्च 2016 को पहला डेप्रीशिएशन लगेगा। तो डेप्रीशिएशन से वैल्यू ऑफ एसेट कम होता है ना, तो इसे करेंगे क्रेडिट। तो कितना आएगा, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है, डेप्रीशिएशन का रेट क्या है, क्वेश्चन में देखिए 10%, यानी 2 लाख का 10% क्या होगा, 20,000। तो लगा 20,000 का डेप्रीशिएशन। ठीक है, ये हो गया। और कोई एंट्री है नहीं, अभी कोई और एंट्री नहीं है। अब इसे बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ 2 लाख का इधर 2 लाख उतारेंगे, डबल लाइन खींचेंगे, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 20,000 है, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,80,000। ये बाई बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000। ठीक है, और यहाँ पे 2 लाख नीचे आ गया, डबल लाइन खींचे। और ये जो बाई बैलेंस कैरी डाउन है, इसको आप अगले फाइनेंशियल ईयर में बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करके कैरी, मतलब ब्रॉड डाउन करेंगे। ठीक है, तो अब 1 अप्रैल 2016 को मशीन की वैल्यू क्या हो गई, 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी की वैल्यू अब हो गई 1,80,000, 1,80,000 हो गई। ठीक, अब अगली एंट्री हम अगली यहाँ पे करेंगे 31 मार्च 2017 की। ठीक है, तो 31 मार्च 2017 को अब फिर से क्या लग रहा है, डेप्रीशिएशन। अगला फिर से लग रहा है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन फॉल इन वैल्यू है, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। और डेप्रीशिएशन कितना लग रहा है, 10%। अब ये 10% लग रहा है किस पे, कॉस्ट पे। देखिए अब एक खास बात है, हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, तो फिर से 2 लाख का 10%। बट अगर यहीं पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड होती तो 1,80,000 पे लगाते हैं। अगर ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता तो हम इस पे लगाते हैं, बट ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी 2 लाख पे लगाएंगे। तो डेप्रीशिएशन कितना होगा, 20,000। ठीक है, डेप्रीशिएशन 20,000, इधर बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,80,000। तो अब कर देते हैं इसको बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए बाई बैलेंस कैरी डाउन हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, 1,60,000। तो यहाँ पे आ गया 1,80,000, 1,80,000 आ गया। अब ये जो बाई बैलेंस कैरी डाउन है, इसको हम यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर देंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो अगला फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2017 को। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ गया, 1,60,000। तो यहाँ तक तो एकदम सेम वैसे ही किया है जैसे अभी तक आप पिछले लेक्चर्स में, जैसे मैं आपको मशीनरी अकाउंट बनवा रही थी, वैसे आपने एकदम सेम यहाँ तक कहानी वही है। लेकिन जिस फाइनेंशियल ईयर में एसेट सेल होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। वैसे इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से कर लेंगे। अब जिस फाइनेंशियल ईयर में 2017 में एसेट को सेल किया जा रहा है, तो उस फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में एसेट की वैल्यू क्या है, 1,60,000। ठीक, ये क्लियर है। ये कहाँ से आया है, ये हमने ब्रॉड डाउन किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। ठीक, अब एसेट बेचा जा रहा है। ठीक है, एसेट बेचा जा रहा है। ठीक है, तो एसेट सेल ऑफ हो रहा है, तो बाई बैंक अकाउंट होगा। एसेट अब जा रहा है, ठीक है, माइनस हो रहा है, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे बाई बैंक अकाउंट। कितने में बेचा जा रहा है, 1,20,000 में। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 1,20,000 को 1 अक्टूबर, डेट भी जरूर डालेंगे, 1 अक्टूबर 2017 को बाई बैंक अकाउंट कितने में जा रहा है, 1,20,000। ठीक, ये हो गया। फिर एक चीज मैंने बताया था, इस तारीख तक जितना डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज किया जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2017 से लेके 1 अक्टूबर 2017 तक जो डेप्रिसिएशन है, ये बात समझ रहे हैं ना, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर 2017 में जितना डेप्रिसिएशन है वो एसेट पे चार्ज किया जाएगा। तो आ जाएगा 1 अक्टूबर 2017 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल को तो बेच दिया गया, तो सितंबर तक 6 महीने हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा, आधा कर दीजिए, 10,000। तो डेप्रिसिएशन लगा 10,000।
ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब देख सकते हैं हम एसेट की वैल्यू कितनी थी, 1,60,000। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। एसेट की वैल्यू कितनी थी, एसेट की वैल्यू थी 1 अप्रैल 2017 में जो एसेट की वैल्यू थी वो कितनी थी, 1,60,000, ठीक है। 1,60,000, हाँ, एसेट की वैल्यू 1 अप्रैल 2017 को 1,60,000 की वैल्यू थी, ठीक है। इसको बेचा कितने पे जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है 1,20,000 में, ठीक है। बट ये तो 1 अप्रैल की वैल्यू है, लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन लगा 1 अक्टूबर को, तो फिर अब एसेट की वैल्यू कितनी है, एसेट की अब वैल्यू हो गई है 1,50,000। ये समझ में आया, एसेट की वैल्यू कितनी हो गई है, 1,50,000। कैसे, देखिए 1 अप्रैल को 1,60,000 वैल्यू थी, लेकिन 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो 1 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर को एसेट की वैल्यू कितनी है, 1,50,000, ठीक है। बेचा कितने में जा रहा है, 1,20,000। तो 1,50,000 की चीज को 1,20,000 में बेचा जा रहा है, तो यानी क्या है, देयर इज अ लॉस। लॉस है कितने का, 30,000 का लॉस है, तो लॉस है तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। कितने का, 30,000 का लॉस है, तो 30 आ जाएगा। और वैसे भी ये बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 30,000 आएगा। और फिर इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे, इसको सम कर दीजिए, 1,60,000 और इधर भी आ गया 1,60,000। तो इस तरीके से मशीनरी अकाउंट बनेगा। वैसे मशीनरी अकाउंट 2015 में वैसे ही जैसे आप पहले बनाते थे, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन जिस फाइनेंशियल ईयर में एसेट सेल हो रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सेम है, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, वैसे एसेट डिस्पोजल अकाउंट पूछा तो नहीं गया है, बट हम बना देते हैं। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट कब बनाया जाता है, जब एसेट सेल ऑफ होता है, एसेट बिकेगा, उसी केस में वी मेक एसेट डिस्पोजल अकाउंट। लेजर अकाउंट होगा सिंपल सा, वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, वही सिंपल सा फॉर्मेट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक। अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम जब एसेट डिस्पोज ऑफ होता है उस केस में हम बनाते हैं। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले, अच्छा इसमें एक चीज खास बात है, ये उस फाइनेंशियल ईयर के लिए बनेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में एसेट सेल ऑफ हो रहा है। तो 2017 टू 18 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें वो सेल ऑफ हो रहा है। तो 1 अप्रैल सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, 1 अप्रैल 2017 टू मशीनरी अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट का खास ख्याल रखेंगे, यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे अमाउंट वही अमाउंट होगा जो इस मशीनरी की वैल्यू है एट द बिगनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। 2017-18 जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में यानी 1 अप्रैल को जो इस एसेट की वैल्यू है वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। तो आप पीछे देख सकते हैं एसेट की वैल्यू क्या है, 1,60,000 1 अप्रैल 2017 को। तो 1 अप्रैल 2017 को 1,60,000 इसकी वैल्यू है, ठीक। ये आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। फिर इसके बाद ये क्या बोलते हैं, एसेट डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, तो बल्कि आप देखिए ये तो एकदम सेम एग्जैक्टली वही है। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, अगर आपको मशीनरी अकाउंट बोला जा रहा है तो आप पूरे जितने भी ईयर्स के लिए कहा जा रहा है वो आप बनाएंगे। बट अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट आपको अलग से अगर पूछा गया, तो सिंपली आप क्या होता है, ये जो लास्ट में आपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अकाउंट बनाया है यही तो कॉपी हुआ है। देखिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट ये किस टाइप का, ये एसेट अकाउंट ही तो है। तो इसको फिर क्रेडिट किससे करेंगे, बाई बैंक अकाउंट। कितने में बिक रहा है, 1,20,000। और डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, तो मैंने बताया था 1 साल का डेप्रिसिएशन 20,000, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना, 10,000। तो 1 अक्टूबर तक डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 10,000, ठीक है। और लॉस क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए एसेट की वैल्यू कितनी है, अगर हम बात करें 1 अक्टूबर तक एसेट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1,50,000। 1,50,000 आ रही है ना। 1,60 पहले थी, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो 1,50 आई। और बिक कितने में रहा है, 1,20,000। तो यानी देयर इज अ लॉस, लॉस कितना है, 30,000 का लॉस है। और फिर उनको सम कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 1,60, यहाँ पे भी 1,60। तो इस तरीके से एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। वैसे तो यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट अगर आपने बनाया तो यहीं पे इंक्लूड हो गया है, लेकिन अलग से पूछा जाए तो आप यहाँ पे इस तरीके से एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट। जो एसेट है अगर वो सेल ऑफ हो रहा है तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री की जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी अब और कुछ नहीं है डेप्रिसिएशन में, सारे ही टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैंने क्वेश्चन कराया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। और अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।